श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के सामान्य निर्वाचन 2024 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आगामी 19 अप्रैल को प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जहां जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, वहीं निर्वाचन आयोग चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरह से संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने से लेकर प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रखकर निर्वाचन आयोग एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे सामान्य निर्वाचन 2024 और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर विशेष चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह और डॉक्टर कंचन नेगी। नमस्कार प्रताप जी। नमस्ते कंचन जी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। प्रताप जी, लोकतंत्र के चुनाव की एक अहम भूमिका रहती है क्योंकि इसके बिना एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण संभव नहीं है। तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में? कंचन जी, यदि कहा जाए तो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में चुनौतियां तो बहुत होती हैं, किंतु इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से लेकर के जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे, BLO तक की एक बहुत बड़ी चेन होती है। भारत निर्वाचन आयोग गाइडलाइन देता है। उसके अलावा राज्यों में जो मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, जैसे देहरादून में हमारा कार्यालय है, वहाँ सारी गाइडलाइन और सारे दिशा निर्देश आते हैं। वहाँ से पूरे जनपदों में जो हमारे जिलाधिकारी होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरीके से हमारे SDMs, ADMs और CDOs, AROs के रूप में काम करते हैं। EROs, AEROs अलग अलग इसमें दायित्व सौंपे जाते हैं। और उसके अलावा BLOs तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया होती है और राज्य सरकार का प्रत्येक डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक टीम वर्क होने के कारण ये काम बहुत आसान हो जाता है। और कई बार हमने देखा है कि मतदान करने के लिए जब जाते हैं तो काफी वोटर्स जो है हताश हो जाते हैं अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं पाकर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंचन जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे अभी पूछा है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये जान लें कि निर्वाचन दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग है और एक दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में उनके द्वारा जो चुनाव कराए जाते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। और राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसमें हमारे नगर निकाय के चुनाव, जिसमें हमारे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें आ जाती हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक के निर्वाचन होते हैं। मंडियों के चुनाव होते हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि हमारे डिग्री कॉलेजेस में छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं, ये सारे जो चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। इसी प्रकार से निर्वाचक नामावलियां भी जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में बनती है वो हमारी विधानसभा की निर्वाचक नामावली बनती है, विधानसभा की वोटर लिस्ट बनती है, जो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में काम में आती है। इसी तरीके से यदि आने वाले समय में, जैसे कि आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, उनकी वोटर लिस्ट ये निकाय अलग से बनाती हैं। इसके अलावा जो ग्राम स्तर से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं वो अलग से बनती है। तो सबसे पहले हमारे मतदाताओं को ये जानना चाहिए कि हम किस वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। यदि हम ये बात कर रहे हैं कि 19 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन में आपने वोट डालना है, तो आपके विधानसभा की जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो क्षेत्र जिस विधानसभा के अंतर्गत आता है उस विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए वर्तमान में हमारे जो BLOs होते हैं वो घर घर जाकर के एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांट रहे हैं और जिनका नाम पहले से है, जो वर्तमान में अभी नए नए बने हैं, उनके फोटो पहचान पत्र भी दिए जा रहे हैं। तो हर मतदाता को पता चल जाएगा कि मेरा नाम वर्तमान में भी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब हमारे BLOs जो हैं घर पे
जाते हैं तो वो लोग नहीं मिलते हैं, बाद में आते हैं तो पता चलता है कि BLOs आए तो थे पर वो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो उसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने कई सारे ऐप बनाए हुए हैं, जिसमें NVSP है, VHA है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है। उसमें उसको वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में डाउनलोड करके खुद से भी उसको देख सकते हैं। अपना नाम, विधानसभा का नाम उसमें पता होना चाहिए, अपना नाम या अपना वोटर ID कार्ड नंबर डाल के या मोबाइल नंबर डाल करके वो अपना नाम पता कर सकते हैं कि वर्तमान में भी नाम है या नहीं है, या कट तो नहीं गया है। ये सारी जानकारियां वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर होता है 1950, उसको डायल करके भी वो अपने बारे में पूरा डिटेल पूछ सकते हैं। जी प्रताप जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो चला है ये स्पेशल रिपोर्ट का। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव में मतदान का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। स्वयं मतदान करने के साथ साथ हमें अन्य सभी को मतदान के लिए जागरूक करना चाहिए। मतदान के माध्यम से हमें अपनी इच्छा के अनुसार जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए 19 अप्रैल 2024 को सभी हर काम छोड़कर सबसे पहले लोकतंत्र के इस महाकुंभ में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। मतदान कर अपनी सरकार खुद चुने। वोट करना हर किसी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। ऐसे में हमें अपनी भारतीय नागरिकता का सम्मान करते हुए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वोट देना जरूरी है। मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र अथवा निर्वाचन से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर लॉगिन कर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। देश में चुनाव के दौरान हर एक वोट का अपना महत्व है। आपके एक वोट से चुनाव परिणाम में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। अगर आपने मतदान नहीं किया तो उसके नतीजे के रूप में कोई ऐसा भी व्यक्ति जीत सकता है जो उस पद के लिए नहीं बना था। इससे देश को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो मतदान करने से आपकी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित होती है। आपके वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतांत्रिक देश में रहकर भी अगर आप अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो आप लोकतंत्र को कमजोर करने में एक कड़ी बन रहे हैं। अगर सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सरकार को बहुमत मिलता है जो अधिकतर लोगों की पसंद है। इससे चुनावी प्रक्रिया और देश का तंत्र मजबूत होता है। तो आप भी आगामी 19 अप्रैल 2024 को मतदान अवश्य करें। वोट करेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। प्रताप जी, पूछना चाहेंगे कि चुनावी लहर तो चारों ओर है, लेकिन इसकी तैयारियां अमूमन कब से शुरू हो जाती हैं? अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए लगभग 1 वर्ष पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। सबसे पहले इसमें जो काम प्रारंभ होता है वो निर्वाचक नामावली, जो वोटर लिस्ट है, उसको बनाए जाने का काम होता है। एक स्पेशल समरी रिवीजन जून के माह से ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे देश में प्रारंभ कर दिया गया था। उसमें सबसे पहले जो हमारे मतदेय स्थल होते हैं, मतदान केंद्र होते हैं, उनका निर्धारण होता है। उसमें बहुत सारे बूथ ऐसे होते हैं जो पहले तो अच्छे थे पर अब वो दैवीय आपदा से खंडहर हो गए हैं, या फिर किसी बूथ पे जो फिक्स एक पैरामीटर होता है, एक मतदान केंद्र पे 1500 या उससे अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, तो ज्यादा हो जाते हैं तो वो भी उसको भी 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। यदि कोई दैवीय आपदा से कोई भवन क्षतिग्रस्त हो गया है तो वो चेंज किया जाता है। इसमें कोई भी चेंजेस जब होते हैं, कोई मतदान केंद्र या बूथ बदलने का जो चेंजेस होते हैं, तो जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और उनके संज्ञान में लाते हुए उनके पर्याप्त चर्चा के बाद ही किसी मतदान केंद्र या मतदेय स्थल को हम बदल सकते हैं। निर्वाचक नामावली पूर्ण होने के बाद जो एक प्रकाशन होता है, अंतिम प्रकाशन उसको हम लोग कहते हैं, तो वो जनवरी माह में होता है। इस वर्ष
22 जनवरी को हमारी निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हुआ। उसके बाद जो निर्वाचक नामावली बनती है वो नॉमिनेशन के अंतिम दिन जो कि हमारा 27 मार्च का दिन था, उस दिन तक कंटिन्यूअस अपडेशन के तहत जो और नाम उसमें आते हैं या कट जाते हैं, उसके बाद पुनः एक बार अंतिम प्रकाशन होता है। वो निर्वाचक नामावली पूरी तैयार होकर के पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और हमारे कैंडिडेट होते हैं उनको दी जाती है और बूथ पे वही निर्वाचक नामावली काम में लाई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, ईवीएम के द्वारा होता है, तो ईवीएम की तैयारी लगभग 4 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, उसमें ECIL के हमारे जिनके द्वारा ये ईवीएम बनाई गई है वो आते हैं और उसकी जांच करते हैं। एक एक मशीन की जांच होती है, उसके बाद उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है। हर प्रकार के लगभग 20 या 25 प्रकार के नोडल होते हैं, उसमें स्टेट नोडल से लेकर के जिला स्तर के नोडल और विधानसभा स्तर के नोडल होते हैं। बहुत लंबा बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग्स होती है, प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। नेशनल लेवल से लेकर के बूथ लेवल तक इसमें ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारी लंबी जी प्रताप जी, यही मेरा अगला सवाल भी था कि प्रशिक्षण की बहुत अहम भूमिका रहती है, तो प्रशिक्षण के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आप चयनित करते हैं लोगों को, फिर वो ही आगे जाके मास्टर ट्रेनर्स बनते हैं और बिल्कुल ही नीचे लेवल तक में लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को भी, और लोगों में भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। इसके बारे में आप प्रकाश डालें। ये लगभग कोई किसी भी निर्वाचन के प्रारंभ होने से लगभग एक वर्ष पहले से ही भारत निर्वाचन आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर देता है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग में IIIDEM करके जो द्वारका में स्थित है दिल्ली में, वहाँ पे पूरा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए सबसे पहले नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर तैयार करता है, NLMT नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं। उसके बाद राज्यों में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाते हैं। यही जो नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर हमारे होते हैं वो SLMT स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर के बाद हम लोग जनपदों में DLMT डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं। तो मास्टर ट्रेनर्स का चयन कैसे होता है प्रताप जी? उसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है, दिल्ली में बुलाया जाता है। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर के लिए दिल्ली में बुलाया जाता है, वहाँ पे उनका 2 या 3 या 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। उसके बाद एक इवोल्यूशन प्रोग्राम भी होता है, मतलब एग्जाम भी उनका होता है। जो उसमें पास हो जाते हैं फिर वो राज्यों में जाकर के स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर में वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ पे देहरादून में हमारे वर्तमान में पूरे राज्य में 6 नेशनल मास्टर ट्रेनर हैं और लगभग 55 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं। जो नैनीताल में ATI हमारा प्रशिक्षण केंद्र पे, वहाँ पे 2 बैचेस में हमारे PCS अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को या अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को SLMTs के रूप में, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोगों ने 5 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद प्रशिक्षित किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये जो ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही होते हैं या कोई NGO के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अमूमन सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही होते हैं, पर कमीशन का इसमें यह भी है कि कोई रिटायर्ड पर्सन बहुत अनुभवी है, बहुत पुराने ट्रेंड आदमी हैं, तो वो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोग आमंत्रित करते हैं और उनसे प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं। बूथ लेवल तक ये ट्रेनिंग हमारे होती है। वर्तमान में जैसे कि मैंने बताया कि 5 हमारे NLMT हैं, 55 हमारे SLMT हैं और 260 हमारे DLMT हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं, और लगभग 1440 के आसपास हमारे ALMT हैं, विधानसभा लेवल के मास्टर ट्रेनर हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में हमारे मास्टर ट्रेनर अलग से तैयार किए जाते हैं। और प्रताप जी, इस बार हमारे उत्तराखंड में हेल्थ बूथ मैनेजमेंट सिस्टम भी अप्लाई किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जैसे कि आप लोगों ने पहले के निर्वाचनों में देखा होगा कि हमारी टीम जब प्रस्थान करती है हर बूथ के लिए तो एक मेडिकल किट उनको दिया जाता था। तो इस बार वर्तमान में हमारे CEO साहब जो हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम, उनके विशेष प्रयासों से एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान इस बार तैयार किया गया है। अच्छा। वो लगभग 2 या 3 पेज में है। उसमें हर मतदान केंद्र या बूथ हमारा मतदेय स्थल जो होगा उसमें जो नजदीकी डॉक्टर होंगे, PSC है, CSC है, जिला स्तरीय अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसके बाद बड़े हमारे हॉस्पिटल होते हैं प्राइवेट, उनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, डॉक्टर्स के नाम हैं, उनका स्टाफ के नाम हैं, उनके एम्बुलेंस के नंबर दिए गए हैं। तो किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ने पे हमारी जो पोलिंग टीम होगी
जिस स्तर की उसको सहायता चाहिए होगी उससे वो तुरंत देख करके सहायता मांग सकते हैं। और हमने सुना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमेन, और हमारी देवभूमि उत्तराखंड में भी ये माना जाता है कि हर सफल कार्य के पीछे महिलाओं का हाथ है, और इसीलिए इस बार हम ये देखेंगे कि सारा महिलाएं ही संचालित कर रही हैं, बूथ वगैरह में भी काफी महिलाओं की संख्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारे राज्य के सभी जितने भी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में कम से कम एक बूथ जो है ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ बनाया जाएगा, जिसमें सारे जो काम करने वाले हमारे महिला कार्मिक होंगी जी। तो उसमें पूरी सारी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। जितने भी मतदाता उसमें आएंगे उनके लिए पीने का पानी, शौचालय, महिला पुरुष के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था, जिसको हम AMF कहते हैं, मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी होंगी इसमें जी। और बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगजन के लिए क्या सुविधा आयोग द्वारा मुहैया कराई जा रही है? इसमें इसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि होम वोटिंग भी कराई जा रही है। जो 85+ और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले हमारे PWDs हैं उनके लिए होम वोटिंग कराई जा रही है, किंतु ये संभव नहीं है कि जो है प्रत्येक 85+ और PWDs को हम होम वोटिंग कराएं, ये संभव नहीं है। जो लोग घर पे दे गए हैं ठीक है, पर बाकी के लिए जो बूथ पे जब वो आएंगे तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनको लाइन में नहीं लगना होगा, सीधे वो मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। अगर ज्यादा 85+ आ गए या PWDs आ गए तो उनके बैठने की व्यवस्था होगी, छाया की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, उनको व्हील चेयर आने जाने की व्यवस्था भी मुहैया कराई जा सकती है। बिल्कुल। प्रताप जी, हमने सुना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में आप जरा हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। रिटर्निंग ऑफिसर का आशय ये होता है पूरा नॉमिनेशन से लेकर के रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया होती है, और रिजल्ट निकाल करके वो एक ओर से कैंडिडेट को रिजल्ट वापस करके देता है, इसलिए उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। नॉमिनेशन के दिन जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होती है उस दिन से हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के काम प्रारंभ हो जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन का कार्य करते हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर जो है सामान्य प्रक्रिया सभी जनपदों में एक समान शुरू होती है। बिल्कुल। और उत्तराखंड में कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं प्रताप जी जो कि दुर्गम और अति दुर्गम की श्रेणी में आते हैं, तो वहां पे 100% मतदान हो और आगामी 19 अप्रैल को महोत्सव के रूप में लोग घर से निकल के बाहर मतदान करें, तो क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आप द्वारा बनाई गई है? इसके लिए लगभग 6 महीने से हमारे स्वीप एक्टिविटीज चल रही है पूरे राज्य में। इसमें जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, बूथ लेवल तक, बूथ लेवल इसमें मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जहां पे स्वीप एक्टिविटीज हमारी हो रही है। लोगों को जन जागरूकता कराने के लिए, जागरूक करने के लिए हर विभाग लगा हुआ है। मुख्य रूप से शिक्षा विभाग इसमें नुक्कड़ नाटक, खेल प्रतियोगिताएं, जितने भी विभाग हमारे होते हैं हर किसी को दायित्व दिया गया है कि वो अपने अपने स्तर से मतदाताओं को जगाने का काम करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि 19 अप्रैल को जो है प्रत्येक दशा में आप लोगों को बूथ पे आना है। हर डिपार्टमेंट में जितने भी कार्मिक होते हैं उनके द्वारा शपथ ली जा रही है। लाखों मतदाताओं के द्वारा लगभग 60 लाख मतदाताओं से जो है शपथ कराई जा चुकी है इस समय। और प्रताप जी, जैसा हम कंपेयर करें अपने समय में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, और आज के समय में, तो काफी परिवर्तन आ गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि काफी जो हमारा युवा है वो बहुत ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेके, और जैसे ही वो 18 वर्ष का होता है एक अलग सी खुशी उसके जहन में होती है कि इस बार तो मैं वोट डाल पाऊंगा या डाल पाऊंगी। तो उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, इनके लिए आपने क्या कुछ सोचा है जो फर्स्ट टाइम हमारे वोटर्स हैं? जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि जब हमारी वोटर लिस्ट बनती है उस समय हम लोगों का विशेष प्रयास और निर्देश होते हैं सारे जनपदों के लिए, पूरी टीम के लिए, कि जो 18 से 19 एज वर्ग के बच्चे होते हैं उनको किसी भी हालत में न छोड़ा जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये जानते हुए कि बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं इसमें, हालांकि 18 साल की उम्र पूरा होने पे ही वो मतदाता बन पाएंगे, किंतु वो अपना फॉर्म आवेदन वो 17वें साल से ही कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो अर्हता तिथि रखी है, क्वालिफाइंग डेट रखी हुई है, वो 1 जनवरी पहले रखी जाती थी, अब 4 अर्हता तिथि इसकी हो गई है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। क्या बात है। तो इन तिथियों पे जैसे किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, वो इन तिथियों में जब भी 18 साल की उम्र पूरा करेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो अमूमन एक 18 वर्ष में जो बच्चा होता है वो 12वीं की कक्षा
पास करता है। जी। तो यानी कि वो जब 12वीं की कक्षा में हो तो दर्शकों आप भी ध्यान से सुने कि जब आपके बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं उसी टाइम पे भी वो आवेदन कर सकते हैं। जी 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 प्रताप जी, ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिली। और हम ये कहना चाहेंगे प्रताप जी कि समय बदल रहा है और हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ सुविधा एप्स भी लॉन्च की गई हैं जिसमें कि व्यक्तियों को पता लगे कि किस प्रकार से मतदान करना है। बहुत सिंप्लीफाई तरीके से वो एप्लीकेशंस लॉन्च की हैं, उनके बारे में हम चाहूंगे आप थोड़ा सा बताएं। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे सबसे नीचे जो कार्मिक होता है बीएलओ होता है, तो बीएलओ के लिए भी बीएलओ ऐप बनाया गया है। जब वो फील्ड में जाता है तो कोई भी फॉर्म भरता है वो आवेदन के लिए, किसी का नाम जोड़ना है, काटना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए वो बीएलओ ऐप ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। कोई भी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट अपना भरते हैं तो ऑनलाइन वो VHA एक ऐप है, NVSP दूसरा ऐप है, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वो सबमिट हो जाएगा, बीएलओ उसकी कॉपी करके उनके घर पे जाके जांच करेंगे। उसके बाद हमारे EROs होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो उसको स्वीकृत और अस्वीकृत करते हैं। इसी तरीके से एक सक्षम ऐप है, सक्षम ऐप में हमारे जो दिव्यांगजन हैं, PWDs हैं, वो उसमें मांग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि मतदान के दिन हमें व्हील चेयर चाहिए या डोली चाहिए या कौन सी सुविधा हमें चाहिए। पूरा निर्वाचन प्रक्रिया नॉमिनेशन से लेकर के रिजल्ट डिक्लेयर करने तक सारे के लिए अलग अलग से पोर्टल बने होते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। जी प्रताप जी, अभी डोली की आपने बात कही तो हमारे उत्तराखंड सरकार अभी डोली की सुविधा भी जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मुहैया कराने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पे व्हील चेयर से ज्यादा डोली की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे सीधे सड़क नहीं हो सकती है व्हील चेयर को ले जाने के लिए। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में हम लोग व्हील चेयर की व्यवस्था करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में डोली की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा रही है, जो दिव्यांगों को PWDs को लाने ले जाने में सहायक होगी। इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक डोली हमें उपलब्ध हो जाए। जी, और चुनावी माहौल है और इसमें काफी क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और लिकर लॉन्ड्रिंग के केसेस काफी हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ प्रावधान आपने किए हैं इसको क्लोज मॉनिटरिंग करने के लिए कि इस सब चीज से बचा जा सके? इसके लिए बहुत स्पष्ट और कड़े कानून भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। जिस दिन और जिस समय घोषणा होती है किसी भी इलेक्शन की, उसी समय से ये सारी टीम हमारी एक्टिव हो जाती है। इसमें हमारी एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है, SST होती है, VST होती है, कई प्रकार की टीम्स होती हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन और उसी समय से वो अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव हो जाती हैं और किसी भी प्रकार का इलीगल शॉप मिलेगी या पैसा मिलेगा या शराब मिलेगी तो उसकी धरपकड़ वो करके उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई करते हैं। और क्या ऐसे कुछ केसेस मिले हैं हमको, जो आपकी मॉनिटरिंग टीम रहती है जगह जगह जो चेक पोस्ट वगैरह रहते हैं, तो ऐसे कुछ केसेस मिले हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे केसेस मिले हुए हैं और उसका आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, पर पहले दिन से ही एक सी विजिल एक और होता है जिसमें कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है कि फला जगह पे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो इस सी विजिल में जो शिकायतें इस समय आई हैं, पूरे भारत में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे इसमें है। तो हजारों की संख्या में शिकायतें आई हैं और वो सही पाई भी जाती हैं। उस पर नोटिस भेज करके पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के खिलाफ जो भी नोटिस होता है, नोटिस दे करके उसका निस्तारण किया जाता है। और कहीं ना कहीं खुशी भी इस बात से होती है कि सभी लोग जागरूक तो हैं, कम से कम जो लोग शिकायत भी कर रहे हैं एटलीस्ट वो भी अवेयर हैं। और काफी लोगों के पास हमने देखा है कि लाइसेंस्ड आपके एमिनिशंस होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, तो चुनावी दौर में उनको भी सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। तो मैं चाहूंगी आप ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे चुनाव डिक्लेयर होता है जिस दिन, और उसके बाद 3 या 4 दिन या 1 हफ्ते बाद अधिसूचना अलग से जारी होती है। अधिसूचना का मतलब यह है कि जिस दिन से नॉमिनेशन स्टार्ट होते हैं, इस बीच की अवधि में हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, जो हमारे DMs होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी ये तय करती है कि जितने भी हमारे असलाधारी हैं, आर्म्स लाइसेंसी हैं, उनमें से किन किन लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाए जिनके लाइसेंस जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
उसमें हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे थ्रेट पर्सन्स होते हैं, वीआईपीज हमारे होते हैं, उनके साथ जो गनर वगैरह होते हैं, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितने लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाना है। बाकी एक सामान्य प्रक्रिया है, पूरी आचार संहिता के दौरान वो सभी थाने वाले पुलिस कार्मिक हमारे जमा कराते हैं। और चुनावी दौर में हमेशा ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसकी प्रामाणिकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पूर्णतया पारदर्शी और परिपक्व है, इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत आज तक नहीं आ पाई है। मुझे लगता है कि जो भी इसमें शिकायतें हुई हैं, हमारे संज्ञान में तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आज तक कोई भी इसको साबित नहीं कर पाया है, मात्र बोला जाता है, पर अभी तक हमने नहीं सुना कि कहीं सिद्ध हो गया हो कि ये मशीन गलत है। तो बिल्कुल सही, निष्पक्ष और एकदम एक्यूरेट मतदान इसमें होता है। प्रताप जी, हमने देखा है कि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर्स ही नहीं, बुजुर्गों के लिए ही नहीं, दिव्यांगजन के लिए ही नहीं, इनफैक्ट थर्ड जेंडर को भी समावेशी चुनाव के लिए उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके लिए भी अवेयरनेस किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप किस प्रकार से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी वोटर लिस्ट पे हमने चर्चा की थी, निर्वाचक नामावली भी चर्चा की थी, तो उसमें हमारे 3 लिंग होते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी थर्ड जेंडर अपने भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि उसमें किसी भी प्रकार से हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वो अपना जेंडर है वो उसमें दर्शित कर सकते हैं, और इस समय हमारे बहुत सारे आइकन भी थर्ड जेंडर में बने हुए हैं। स्टेट आइकन है, जनपदों में भी उनको डिस्ट्रिक्ट आइकन बनाया गया है, जो थर्ड जेंडर को जागरूक करते हैं कि आप लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराइए और खुल करके अपना थर्ड जेंडर आप लिंग जो है उसमें दर्शा सकते हैं। पूरी सुविधा बराबर हर सामान्य रूप से समानता के अधिकार में उनको अधिकार दिया गया है। जी। और प्रताप जी, माइग्रेंट्स की यदि बात करें तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है कि वो भी मतदान कर पाए, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं? नहीं, माइग्रेंट्स नहीं कहना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग अस्थायी रूप से जो लोग बाहर गए हैं, वो लोग अपना जो मूल स्थान है वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम लिखाते हैं, और वो लोग आते जाते रहते हैं। उनको हम माइग्रेंट नहीं कह सकते हैं, प्रवासी नहीं कह सकते हैं। वो लोग अपना आते जाते रहते हैं और यहीं पे रहते हैं, और हर मतदान पे वो लोग यहाँ पे आते हैं और मतदान करते हैं। ऐसे लोग जो परमानेंट स्थायी रूप से जो बाहर बस गए हैं, तो उनको हम प्रवासी कह सकते हैं, और उनको वो जहाँ पे भी रह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे वो अपना नाम निर्वाचक नामावली में लिखवा सकते हैं, जहाँ के वो सामान्य निवासी हैं। प्रताप जी, आपसे चर्चा करके बेहद आनंद आया, बहुत कुछ जानकारी हम सभी को मिली, और मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगी कि हम सभी को आगामी 19 अप्रैल 2024 को मतदान करने जरूर जाना है। सिर्फ 1 हफ्ते की दूरी है 19 अप्रैल 2024 को, तो 19 अप्रैल 2024 को मतदान करने जरूर जाना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें अपना फर्ज निभाना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को और हमारे मेहमान प्रताप जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे सामान्य निर्वाचन 2024 और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर विशेष चर्चा में भाग ले रहे थे प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह और डॉक्टर कंचन नेगी। आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।